नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है क्लोज टेस्ट को, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में जो कि 11/9/2019 को हुआ था, आ चुका है। देखिए, क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये जो ब्लैंक आपको दिए जाते हैं, ये ग्रामर के आधार पर भी हो सकते हैं, वोकैबुलरी के आधार पर भी हो सकते हैं, और आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, जो आपकी समझ है कि आपने किसी लाइन को या किसी पैराग्राफ को पढ़कर उससे क्या समझा, उस समझ के आधार पर भी ये ब्लैंक हो सकते हैं। तो 10 ब्लैंक यहाँ पर दिए गए हैं, 176 से 185 तक ये हमें भरने हैं अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस समझ का खेल है। किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए, इंग्लिश में लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए, या फिर इंग्लिश के न्यूज़पेपर मंगा लीजिए, उनको पढ़िए। वन कैन सून फीस्ट, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया है आईज ऑन हुमायूंस टॉम। आगे कुछ और है, वो देखेंगे बाद में। देखिए, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, वो है वन। यहाँ पर वन पर्सन को रिफर कर रहा है और ये है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लगी है मोडाल, और सून एडवर्ब लग गया। फीस्ट को यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। फीस्ट का मैं मीनिंग आपको बता देता हूं, थोड़ी नई वर्ब है, कम देखने को मिलती है। फीस्ट, देखिए जो फीस्ट वर्ड है ना, ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जब फीस्ट नाउन होता है तो इसका एक मतलब होता है अ स्पेशल मील। एक स्पेशल मील को आप फीस्ट कह देते हैं। अ स्पेशल मील विद वेरी गुड फूड, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है फूड रखे हुए हो, उसको आप फीस्ट कह देते हैं। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, आप देखते ही समझ जाओगे कि फीस्ट का क्या मतलब होता है। ये आपके सामने फीस्ट रखा हुआ है, अलग अलग तरह तरह के इसमें यहाँ पर खाने की चीजें, फूड रखे हुए हैं, इसको सम्मिलित रूप से आप फीस्ट कह सकते हैं। जब बहुत सारे मेहमान एक साथ आ जाएं आपके घर पे, या शादी वगैरह में आपने देखा होगा, क्या करते हैं, हम टेबल पूरी सजा देते हैं उनके लिए, वो क्या होता है, फीस्ट होता है। तो फीस्ट का एक मतलब तो यही हो गया कि वो स्पेशल मील जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फूड हो, उनको फीस्ट कह देते हैं। फिर इसका दूसरा मतलब हो जाएगा, इसी से रिलेट करके इसका दूसरा मीनिंग आता है, समथिंग दैट इज वेरी एंजॉयबल। कुछ भी ऐसा जो कि बहुत एंजॉयबल हो, देखने में, सुनने में, एक्सपीरियंस करने में, उसको हम फीस्ट कह सकते हैं। समथिंग दैट इज वेरी एंजॉयबल, दैट इज वेरी एंजॉयबल टू सी, हियर और एक्सपीरियंस। देखने में, सुनने में, एक्सपीरियंस करने में जो बहुत एंजॉयबल हो, उस चीज को हम फीस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों ये जो नाउन के मीनिंग है फीस्ट के, इन्हीं दोनों मीनिंग को कन्वे करते हुए ये वर्ब भी हो जाती है। जब ये वर्ब होती है तो उसका एक मीनिंग हो जाएगा टू ईट फूड एंजॉयबली। फूड को एंजॉय करते हुए खाना, फीस्ट करना होता है। दूसरा इसका मीनिंग हो जाएगा टू टेक ग्रेट प्लेजर इन समथिंग। किसी भी एक्टिविटी में अगर आप बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, फीस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इसकी दूसरी वाली वर्ब, इसके वर्ब के फंक्शन में, फीस्ट के वर्ब के फंक्शन में दूसरे वाले मीनिंग को यूज करते हुए हमने इस वर्ड को यहाँ पर यूज किया है। वन कैन सून फीस्ट आइज। अब देखिए, यहाँ पर आइज लगा हुआ है नाउन, इससे पहले क्या आ सकता है, डिटर्मिनर आ सकता है कोई, या फिर कोई आप प्रोनाउन लगा रहे हो तो आप उसको पजेसिव फंक्शन में लगा सकते हैं। जैसे कि वन लगा रहे हो आप, नाउन की तरह यूज कर रहे हो, तो पजेसिव फंक्शन में लगा सकते हो। अब देखिए, वन अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको पजेसिव नाउन लगाना पड़ेगा, वो लगाओगे आप वंस। ना तो हर होगा, ना वर्स होगा, ना दियर्स होगा। ठीक है, पहली बात तो ये जो थे, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन सब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और ये डिटर्मिनर के फंक्शन में नहीं आ सकते। डिटर्मिनर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे आप, और लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे, दियर लिखोगे। पजेसिव प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन होने की वजह से सब्जेक्ट बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये तो इसने अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो होता ही नहीं है।
तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, 176 का थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है 177, ठीक है। वन कैन सून फीस्ट वंस आईज ऑन हुमायूंस टॉम, ब्लैंक दिया हुआ है सफदरजंग टॉम, ठीक है। एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज। आगे फिर देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे ओन प्रीपोजिशन लगी हुई है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया है हुमायूंस टॉम, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, फिर सफदरजंग टॉम लिखा हुआ है। और ऑप्शन में आप देखोगे तो देयरफॉर, बोथ, बाई और एंड। अब देखिए जो बोथ है ये तो डिटर्मिनर है, ये सफदरजंग टॉम जो लिखा हुआ है ये नाउन फ्रेज लिखी हुई है। नाउन फ्रेज से पहले आप डिटर्मिनर लगा तो सकते हैं, लेकिन बोथ दो को रिफर करता है, ये तो सफदरजंग तो एक ही है, तो ये तो यहां आ नहीं सकता। और अगर दो भी होते तो भी नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पर हम डिटर्मिनर बोथ को लगा देंगे तो फिर इस वाले नाउन को और इस वाले नाउन को जोड़ने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। एक्चुअली में हमें हुमायूं टॉम और सफदरजंग टॉम को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, और वो कंजंक्शन है हमारा एंड। देयरफॉर जो है ये होता है कंजंक्टिव एडवर्ब। क्या बोलते हैं इसे? कंजंक्टिव एडवर्ब, मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो कि जोड़ने का काम कर देता है। होता एडवर्ब है, लेकिन चूंकि जोड़ने का मीनिंग को फंक्शनली इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ये जोड़ने का काम कर देता है, मीनिंग को जोड़ देता है, तो इसलिए इसको हमने कंजंक्टिव एडवर्ब कंसीडर किया जाता है। बाई होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का तो यहाँ पर कोई इस्तेमाल ही नहीं था, ठीक है। लगाने की कोशिश भी करोगे प्रीपोजिशन को तो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। बाई सफदरजंग टॉम का क्या मतलब है? हुमायूं टॉम और सफदरजंग टॉम को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए था, और वो कंजंक्शन हमारा एंड कोऑर्डिनेट नेचर का। प्रीपोजिशन लगाकर नाउन को या नाउन फ्रेजेस को जोड़ा तो जा सकता है, बाई प्रीपोजिशन लगाकर स्ट्रक्चर, ये आप स्ट्रक्चर वाइज आप ये कह सकते हैं कि सर बाई प्रीपोजिशन लगाकर इसको नाउन फ्रेज को जोड़ दो हुमायूं टॉम से, लेकिन मीनिंग क्या निकल के आएगा? मीनिंग बहुत अपसर्ड हो जाएगा। बाई प्रीपोजिशन डूअर वगैरह को रिफर करने के लिए यूज होता है, जो कि यहाँ पर ऐसा कुछ सेंस है नहीं। तो 177 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे चल लेंगे। अच्छा, हुमायूं टॉम दिखा देता हूं मैं आपको। ये है हुमायूं टॉम, दिल्ली में है, और ये सफदरजंग टॉम है, ये भी दिल्ली में है। टॉम का मतलब होता है मकबरा, ठीक है। गांव में हमारे मकबरा कह देते हैं, टॉम से आप समझ लो बात क्या है। तो क्या है यहाँ पर? एंड सफदरजंग टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज। अब देखिए यहाँ पर फिर एक ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद आगे कुछ लिखा हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। 10 हेरिटेज ब्लैंक दिया गया है, ओपन लिखा गया है। तो क्या है यहाँ पर? बिल्डिंग, मोन्यूमेंट, अपार्टमेंट्स, मोन्यूमेंट। देखिए 10 यहाँ पर लगाया गया है डिटर्मिनर, जो कि एक न्यूमेरल है संख्या बताने के लिए, और हेरिटेज यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर जो भी नाउन आएगा वो इस 10 डिटर्मिनर के हिसाब से प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा हमें। तो मोन्यूमेंट और बिल्डिंग तो आ ही नहीं सकते, अपार्टमेंट्स में से और मोन्यूमेंट्स में से कोई एक आ सकता है ग्रामर के आधार पर। अब सिमेंटिक्स में जाए, अगर मीनिंग में जाए, तो अपार्टमेंट्स का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो टॉम होता है ये मोन्यूमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट का मतलब होता है सेट ऑफ रूम्स फॉर लिविंग, रहने के लिए जो सेट ऑफ रूम्स होता है उसको अपार्टमेंट कहते हैं। मैं आपको इमेज से बताता हूँ, है ना, जो इमेज है वो दिमाग में रह जाती है कई दिनों तक। जैसे ये एक बिल्डिंग है, ये हमारा अपार्टमेंट है, ये हमारे चाचा जी का अपार्टमेंट है। तो ये जो सेट ऑफ रूम्स है, इस पूरे अपार्टमेंट में इतने हिस्से में 3-4 रूम होंगे रहने के लिए, 1-2 किचन होंगी, 1-2 टॉयलेट बाथरूम होंगे, इसको अपार्टमेंट कह सकते हैं। या इस प्रकार की, जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट हो, इस प्रकार की पूरी ही बिल्डिंग को आप अपार्टमेंट कह सकते हैं। और मैं दिखा देता हूं आपको, दिल्ली, नोएडा वगैरह में इस तरह के अपार्टमेंट मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट इनको बोलते हैं। तो ये जो सेट ऑफ रूम्स का जो अरेंजमेंट, एक फ्लैट पे एक फ्लोर पे जो एक अरेंजमेंट होता है किसी एक फैमिली के रहने के लिए, इसको, ये हमारा अपार्टमेंट है, ये शुक्ला जी का अपार्टमेंट है, ये जो है खान साहब का अपार्टमेंट है, और इस पूरी बिल्डिंग को, इस तरह की बिल्डिंग को भी अपार्टमेंट कह देते हैं। तो ये हो गया अपार्टमेंट। तो टॉम अपार्टमेंट नहीं होते, वो होते हैं मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट का मतलब है कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी पर्सन को या इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए बनाई गई हो।
उसकी यादगार में, उसको याद करने के लिए बनाई गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाना है मोन्यूमेंट्स, मीनिंग के आधार पर मोन्यूमेंट्स आ जाएगा, बिल्डिंग नहीं, अपार्टमेंट्स नहीं, मोन्यूमेंट नहीं। तो ये हो गया 10 हेरिटेज मोन्यूमेंट्स ओपन 178 का 4। आगे चल लेते हैं 179 पर। ठीक है, 10 हेरिटेज मोन्यूमेंट्स ओपन टू द प्यूपिल्स, मॉब, पब्लिक, रेजिडेंट। देखिए प्यूपिल तो अपने आप में ही बहुत सारे लोगों को रिफर करता है, प्लूरल वर्ड है, तो इसमें तो ऐसे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसी गलत हो गया। मॉब का मतलब होता है अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, अ लार्ज डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल। मॉब को मेरे ख्याल से क्या कह देंगे, क्राउड का मतलब गांव में हमारे भीड़ कहते हैं, मॉब को क्या कह देंगे हिंदी में, हुजूम। हुजूम लगा हुआ है, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, हिंदी के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मॉब का मतलब होता है अ लार्ज डिसऑर्डरली, जो डिसऑर्डर में हो, अरेंज ना हो, इधर उधर फैले हुए लोग, डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल। जानवरों की भीड़ को आप मॉब नहीं कह सकते, लोगों की भीड़ को आप मॉब कह सकते हैं। इमेज दिखा देता हूं मैं, इमेज से क्लियर हो जाएगा। ये है मॉब, आए होंगे लोग यहाँ पर इधर उधर फैले हुए हैं, इसको मॉब कहते हैं, ये भी मॉब है। ठीक है, तो क्या मॉब के लिए, भीड़ के लिए खुले रखने की बात की है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो 10 हेरिटेज मोन्यूमेंट्स हैं इनको ओपन रखा जाए। किसके लिए, प्यूपिल्स तो आने नहीं है, मॉब के लिए रखा जाए, पब्लिक के लिए। देखिए रेजिडेंट्स का भी मतलब अलग होता है, रेजिडेंट जो वर्ड है वो बना है रिसाइड से, रिसाइड होती है वर्ब, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसका मतलब होता है टू लिव और स्टे एट अ प्लेस। तो रेजिडेंट का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु लिव्स एट अ प्लेस परमानेंटली। कोई पर्सन किसी जगह पर परमानेंटली रहता है तो उसे वहां का रेजिडेंट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए 2-4 दिन के लिए तो आप वहां के रेजिडेंट कहे जाएंगे, नहीं। अगर आप अपना सामान उठाकर, अपना घर उठाकर वहां चले गए, वहां को, उस जगह को आपने अपना होम बना लिया और वहां पर परमानेंटली रह रहे हैं, तो आप वहां के रेजिडेंट हो जाएंगे। तो रेजिडेंट का जो मीनिंग निकल के आता है वो लिव से निकल के आता है, उस पर्सन को जो कहीं पर रह रहा होता है किसी शहर में। जैसे मैं उत्तराखंड का रेजिडेंट हूं, मैं इंडियन रेजिडेंट हूं। कोई पर्सन हो सकता है वो अमेरिका में रह रहा है तो वो अमेरिकन रेजिडेंट हो गया। सिटीजन एक अलग वर्ड है, सिटीजन पॉलिटिकल वर्ड है। सिटीजन का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज पॉलिटिकल राइट्स, जो भी हो बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ ऑफ लैंड, जो भी उस जगह का कानून है उसके हिसाब से जो भी उसके पॉलिटिकल राइट्स हो, उसके पास वोटिंग राइट हो सकते हैं, उसके पास वहां पर घर खरीदने का, बाकी चीजें करने का अधिकार हो सकता है। तो जो राइट्स हो वो एक पॉलिटिकल वर्ड्स है। रेजिडेंट जो है उसका मीनिंग लिव से निकल के आता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है लेकिन 2 साल से 3 साल से अमेरिका में रह रहा है, 5 साल से अमेरिका में रह रहा है, तो वो वहां का रेजिडेंट है, इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें वर्ड लगाना था 179 का थर्ड, पब्लिक। 10 हेरिटेज ओपन, 10 हेरिटेज मोन्यूमेंट्स ओपन टू द पब्लिक, 179 का थर्ड। फ्रॉम सनराइज टू 9 PM। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम लगाया गया है, वो जो ड्यूरेशन, वो जो टाइम ड्यूरेशन बताई गई है ना, और टाइम पीरियड बताया गया है, उस टाइम पीरियड के फर्स्ट पॉइंट को, यानी कि सोर्स पॉइंट को, जहां से वो उस टाइम पीरियड का शुरुआत हो रहा है, उसको रिफर करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाया। एंड पॉइंट को रिफर करने के लिए टू प्रीपोजिशन आना चाहिए था, टू नहीं है, टिल दे रखा है। टिल जो प्रीपोजिशन है ये भी डेडलाइन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है, लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। टिल का मतलब होता है अप टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट, या अप टू द पॉइंट, अप टू द टाइम। कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो प्लेस का हो चाहे वो टाइम का हो, और टिल से हम जो है लगा सकते हैं। टिल प्लेस को नहीं, टाइम को रिफर करता है। ठीक है, अप टू द पॉइंट या अप टू द टाइम, उस टाइम तक कुछ हुआ। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, अप टू प्रीपोजिशन आ जाएगा। फ्रॉम सनराइज अप टू 9 PM, ओ सॉरी, टिल दे रखा है यहाँ पर, टिल 9 PM।
तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बाई प्रीपोजिशन आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, बाई प्रीपोजिशन डूअर को रिफर करने के लिए लगाया जाता है, फॉर प्रीपोजिशन पर्पस को रिफर करने के लिए, इन प्रीपोजिशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन 9 PM कोई टाइम पीरियड थोड़ी है, तो पॉइंट है, टाइम पीरियड तो ये है पूरा, सनराइज टू या सनराइज टिल 9 PM। सनराइज जो भी होगा 5-6 बजे होता होगा दिल्ली में, तो वहां से 9 बजे रात के 9 बजे तक 9 PM तक। ये हो गया 180। आगे चल लेते हैं। द अनाउंसमेंट वाज मेड दिस मॉर्निंग, देन मॉर्निंग, दोज मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। देखिए देन जो वर्ड है ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और हम यहां पर देखेंगे तो मॉर्निंग लगा हुआ है नाउन, तो इससे पहले जो भी वर्ड आएगा वो डिटरमिनर आएगा इस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, तो देन तो आ ही नहीं सकता। अब ये जो दोज है ये लगाया जाता है प्लूरल को रिफर करने के लिए, दिस और दैट सिंगुलर को रिफर करने के लिए लगाए जाते हैं, सिंगुलर वर्ड होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों वर्ड प्रोनाउन भी हो जाते हैं, डिटरमिनर भी हो जाते हैं। दीज और दोज चाहे प्रोनाउन हो चाहे डिटरमिनर हो, प्लूरल को ही रिफर करेंगे। दिस और दैट चाहे प्रोनाउन हो चाहे डिटरमिनर हो, सिंगुलर को रिफर करते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है, दिस को हम लगाते हैं स्पेस में या टाइम में जो नियरर हो, जो क्लोजर पॉइंट हो, उस क्लोजर पॉइंट को रिफर करने के लिए दिस को लगाया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पेस में या टाइम में नियरर या क्लोजर पॉइंट को रिफर करने के लिए, क्लोजर पॉइंट को रिफर करने के लिए। और दैट को स्पेस या टाइम में डिस्टेंट पॉइंट को, जो दूर का पॉइंट हो, डिस्टेंट पॉइंट को रिफर करने के लिए। कोई कार मेरे पास खड़ी है तो मैं कहूंगा दिस कार, मेरे सामने है तो मैं कहूंगा दिस कार, पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं दिस कार, पॉइंट आउट करना है तो दिस कार। कोई कार अगर दूर खड़ी है तो मैं उसको कहूंगा दैट कार। उसी प्रकार से अगर कोई चीज हाल फिलहाल में ही हुई है तो मैं उसको कहूंगा दिस मॉर्निंग। और कोई इवेंट, कोई घटना अगर 2-3 साल पहले या 2-4 महीने पहले की मॉर्निंग में हुई है तो मैं उसको कहूंगा दैट मॉर्निंग, ऐसा हुआ। अब ये जो पैराग्राफ आपके सामने है, इसको पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार का है कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन हाल फिलहाल में लिया है और उस डिसीजन को, उस न्यूज को, उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया जा रहा है किसी के द्वारा। जैसे समाचार, जैसे न्यूज चैनल में न्यूज रिपोर्टर आता है, वो न्यूज सुनाता है ना, उसी तरह की लाइंस लिखी है। ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये रिपोर्टिंग लाइंस लिखी हुई है। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को, जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को रिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखो उसने प्रेजेंट, यहाँ पर एबिलिटी बताई गई है और यहाँ पर आगे सनराइज उससे 9 PM की बात की गई है, मतलब हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है। तो चूंकि हाल फिलहाल में हुआ है तो हम यहाँ पर लगाएंगे दिस मॉर्निंग। यहाँ पर दिस मॉर्निंग जो है ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा। दैट मॉर्निंग यहाँ पर थोड़ा कंटेक्स्ट से बाहर चला जाएगा, टाइम डोमेन से बाहर चला जाएगा। और आप अगर आगे के अगर लाइंस पढ़ोगे तो उससे ही पता चलेगा कि देखो यहाँ पर मोस्ट मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पर ब्लैंक में फिल करेंगे, है ना, द चेन। अभी आगे और पढ़ने पर पूरा समझ में आएगा आपको कि ये जो ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट है ये कुछ ऐसा है कि हाल फिलहाल की बात हो रही है। द अनाउंसमेंट वाज मेड। अब देखो आपको ऐसा लगेगा वाज मेड तो सर पास्ट इंडेफिनिट में लगाया गया है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव स्ट्रक्चर लिखी है। बच्चा ये मॉर्निंग है, 6-7 बजे का टाइम मान लो, 6-7 AM का टाइम, और आप इस मॉर्निंग में कुछ भी घटना हुई, उस घटना को इसी दिन सेम डे दोपहर में बोल रहे हो, मतलब 12 से 1 बजे या 2 बजे, कितने ही बजे बोल रहे हो, तो भी आप इस मॉर्निंग के लिए वाज ही तो लगाओगे। हालांकि एक ही दिन की बात हो रही है, एक ही दिन में भी इस मॉर्निंग में जो घटना हुई है वो तो इस पॉइंट के लिए पास्ट ही हो गया ना। अगर आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे किसी से कुछ कह रहे हो, ये लाइंस कह रहे हो, और ये घटना हुई है सुबह 6-7 बजे,
तो ये जो घटना का टाइम था इस रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से तो पास्ट ही हो गया ना, तो सेम डे है, एक ही दिन है, एक ही दिन की बात हो रही है, लेकिन फिर भी ये इवेंट जो है पास्ट का इवेंट हो गया, इसलिए वाज मेड लगाया गया। तो वाज मेड को देखकर ये मत समझ लेना कि डेट लगा देना है, दिस लगाना है। दिस द अनाउंसमेंट वाज मेड दिस मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड, आगे देखते हैं, टूरिस्ट या टूरिज्म। देखिए टूर जो है ना उसका मतलब होता है अ विजिट टू ए प्लेस। किसी प्लेस को, किसी स्थान को आपने विजिट किया है तो आपने क्या किया है, टूर किया है। या कोई ऐसी जर्नी जो आपने प्लेजर के लिए की हो, मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए की हो, उसको टूर कह देते हैं। तो टूर जो है ना वो एक एडवेंचरस एक्टिविटी है, एडवेंचरस, VENTOURS ACTIV एक्टिविटी। तो ये टूर एक एडवेंचरस एक्टिविटी है। टूरिस्ट वो हो गया जो इस एक्टिविटी को करेगा, टूरिस्ट उसका प्लेयर, वो पर्सन हो गया जो वो उसका प्लूरल हो गया। टूरिस्ट जो है टूरिस्ट का प्लूरल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो मिनिस्टर है वो कल्चर का है और किसका है, टूर का। क्या किसी एक्टिविटी का मिनिस्टर है वो? नहीं, वो उस इंडस्ट्री का जो उस एक्टिविटी को इंक्लूड करती है, उस बिजनेस इंडस्ट्री का, उस पूरी डोमेन का, उस पूरे फील्ड का, उस पूरे सेक्टर का मिनिस्टर है। तो यहाँ पर आ जाएगा टूरिज्म। टूरिज्म जो है ओवरऑल एक्टिविटी को रिफर करता है, ओवरऑल एक्टिविटी को या बिजनेस इंडस्ट्री को, ठीक है, बिजनेस इंडस्ट्री को रिफर करता है। तो इस इंडस्ट्री का मिनिस्टर है वो। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए मीनिंग के हिसाब से, 182 का फोर्थ ऑप्शन। आगे चल लेते हैं, ठीक है। ओके, बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म करेंटली, देखो यहाँ पर करेंटली लगा है। इस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो कंटेक्स्ट है ना पैराग्राफ का, ये कुछ ऐसा है कि हाल फिलहाल में हुआ है, और जो हुआ है गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है किसी रिपोर्टर के द्वारा। करेंटली मोस्ट मोन्यूमेंट्स क्लोज, वाज क्लोज्ड, हैविंग क्लोज्ड, वाज बीइंग क्लोज्ड। वाज बीइंग क्लोज्ड का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, वही हेल्पिंग वर्ब लगा रहा है, दोनों सेम हेल्पिंग वर्ब लगा दी। वाज के साथ बीइंग, मतलब बी की किसी फॉर्म के साथ बीइंग नहीं आती है। हैविंग क्लोज अगर लगा देगा तो हेल्पिंग वर्ब खा गया, ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं सिंटैक्टिकली ही इनको गलत कर रहा हूं, हालांकि मीनिंग के आधार पर भी गलत हो जाएंगे। वाज क्लोज्ड और क्लोज में से आपको जो है एक चूज करना पड़ेगा। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इन दोनों को तो आप देखते ही हटा दोगे। तो क्लोज होना चाहिए, वाज क्लोज होना चाहिए। देखिए करंटली यहां पर लगाया गया है और दिस मॉर्निंग की बात की जा रही है, तो यहां पर वाज क्लोज आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। करंटली मोस्ट मोन्यूमेंट्स, अगर आप मोस्ट मोन्यूमेंट्स पर ध्यान देंगे वो तो यहाँ पर वाज क्लोज भी सकता था, क्लोज भी हो सकता था, लेकिन मोस्ट मोन्यूमेंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से वाज तो आएगा ही नहीं, फिर तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। करंटली ने, हालांकि ये करंटली ने ये हिंट दिया आपको कि जो भी बात हो रही है वो प्रेजेंट के टाइम में ले जानी है, लेकिन चूंकि उसी एक सेम दिन की बात हो रही है, हाल फिलहाल की बात हो रही है, तो आप वाज क्लोज को लगा सकते थे, लेकिन सब्जेक्ट ही उसने ऐसा दे दिया कि वाज आप चूज ही नहीं कर सकते। तो करंटली मोस्ट मोन्यूमेंट्स क्लोज फॉर विजिटर्स एट 6 PM, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 183 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। द चेंज इन टाइमिंग्स हैज बीन, विल बी, हैज बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन। देखिए मोडाल के साथ हैव बीन का मतलब क्या है, हैव बीन यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्या चेंज का, जो चेंज गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, पहले अभी ये 6 बजे बंद हो जाता है, मतलब करंटली में भी 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 9 बजे तक खुलेगा, 9 बजे तक ओपन रहेगा। तो ये जो चेंज आया है, क्या ये चेंज इफेक्टिव हो गया? क्या ये चेंज में कंप्लीशन हो गया? अभी नहीं हुआ। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जितनी भी स्ट्रक्चर है, ये तीनों की तीनों गलत हो गई।
क्योंकि अभी जो चेंज है वो अभी इफेक्टिव होगा। अभी तो करंटली तो ये हो रहा है, डिसीजन जो लिया है वो अब लागू होगा, ठीक है, आने वाले समय में 1-2 दिन में जब भी होगा, विल बी इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ऐसी लगा दे रहा हूं ऑप्शन को देखे, नहीं ऑफ ही आएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हैज बीन, हैव बीन और हैव बीन लगाई गई है कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो ये दिखा रहा है कि ये जो चेंज है ये कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये टाइमिंग्स में जो ये डिसीजन लिया गया ये कंप्लीशन में आ गया, कंप्लीशन में ये नहीं आया। करंटली तो अभी यही चल रहा है, अभी ये जो डिसीजन है ये जो है लगेगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सही हो जाना चाहिए था विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में बात को ले जाएंगे, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई, उसके बाद इफेक्टिव एडजेक्टिव लगा है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। पीरियड को फर्दर रिलेट करने के लिए, पीरियड को फर्दर रिलेट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ऑफ 3 years। इनटू लगाया जाता है इनवर्ड मूवमेंट के लिए। कोई अगर बंद प्लेस है, कोई रूम है, कोई हॉल है, कोई बाहर से आकर अंदर को चला गया, या कोई स्टेट है, कोई अवस्था है, फिजिकल स्टेट हो सकती है, मेंटल स्टेट हो सकती है, उस अवस्था में कोई एंटर कर गया तो उस एंट्री को रिफर करने के लिए इनटू लगाया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अबाउट प्रीपोजिशन लगाया जाता है अप्रोक्सीमेशन के लिए, यहाँ पर अबाउट जो है अप्रोक्सीमेशन या कंसर्निंग के लिए, कंसर्निंग किसी के बारे में अगर कोई बात की जा रही हो, किसी से रिलेटेड कोई बात की जा रही हो, रिलेटिंग, इस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए अबाउट प्रीपोजिशन के रूप में लगाया जाता है। और अप्रोक्सीमेशन के लिए लगाया जाता है एडवर्ब के रूप में। तो यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, कोई रिलेटेड बात नहीं की जा रही है। थ्रो को लगाया जाता है किसी प्लेस की एक साइड से दूसरी साइड को होने वाली मूवमेंट को रिफर करने के लिए। ये कोई पार्क है या कोई फॉरेस्ट है, आप यहां से स्टार्ट किए और चलते गए यहाँ को निकल गए, तो फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, इस तरह की मूवमेंट को रिफर करने के लिए जब मूवमेंट इस साइड से यहां तक हुई हो, आप थ्रो लगा देते हैं। या टाइम के रिस्पेक्ट में लगाना है तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ ए टाइम पीरियड, इस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए थ्रो को लगाया जाता है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। पीरियड यहाँ दे रखा था, उस पीरियड को फर्दर रिलेट करने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया 3 years। तो आसान सही है, क्लोज टेस्ट आसान ही आते हैं एसएससी में, ज्यादा टफ क्लोज टेस्ट आपको नहीं दिए जाते हैं। और आप अगर अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कर लेंगे, पढ़ें और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है, तो क्लोज टेस्ट आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। अगर इस सेशन से या किसी भी सेशन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।